अब तक हमने मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ा है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है, एक 2 मिनट का समरी ले लें। हमने दो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ। टॉपिक नंबर 1, मुगलों के पतन को देखा है। हम पतन में भी मुगलों में सिर्फ उत्तरवर्ती मुगलों का हमने अध्ययन किया है, डिक्लाइन ऑफ मुगल को समझा है। फिर हम समझ रहे हैं नए स्वायत्त, और ज्यादा अच्छा रहेगा यदि स्वतंत्र राज्यों के बारे में, और साथ में उन राज्यों का कैसे राइज हुआ ये समझ रहे हैं हम, और कैसे वो ब्रिटिश चंगुल में आए, पतन ये भी समझ रहे हैं। यानी राइज और डिक्लाइन दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक में इस कड़ी में हमने सबसे पहले जो पढ़ा, अवध को पढ़ा था डिटेल में। अवध के बारे में आपने नोट्स भी बनाया होगा। फिर हमने हैदराबाद को पढ़ा था, और हैदराबाद के बाद बहुत विस्तार से हमने मैसूर को पढ़ा था। मैसूर में दोनों को पढ़ा था, हैदर को समझा था कि हैदर कैसा व्यक्ति था, और टीपू को समझा था। ठीक है, हैदर और टीपू ये दो डिटेल में हमने समझा था। चलिए ठीक है, ज्यादा जोगी मत हो जा। नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि जितने भी लोग लाभ ले पाते हैं ले पाए। जो लोग कह रहे थे कि आर्थिक रूप से समस्या है, उनको व्यक्तिगत रूप से खोज खोज के मैं लिंक भेज देता था। यहाँ पे भी हमारे साथ जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, मेरी ऐसी कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है कि आप पूरा पे करो तभी आओ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप प्यार दो, इज्जत दो बड़े भाई का, हम आपको छोटे भाई बहन की तरह मदद कर दें, इतना काफी है। कम से कम उतना जरूर दे दो कि तुम्हारा बिजली बिल और नेट का बिल हम आपके सहयोग से भर दें, बस इतना चाहिए। ज्यादा स्वार्थ के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं हूं। आप में से जितने भी भाई ने योगदान दिया है या हमसे बात किया उनको पता होगा। इसके बावजूद वो थोड़ा अनादर भाव से मेरे से बात कर रहे थे। हमको पूछ रहे थे कि तुम लिख के दे सकते हो कि तुम्हारा ये मेन पढ़ने वाला एक भी बच्चा पीटी निकालेगा? तो ये प्रश्न बड़ा अटपटा लगा मुझे। पीटी हम में से कौन निकालेगा नहीं निकालेगा ये छोटी सोच है। पीटी कभी कभी ऐसे लोगों का भी निकलता है जो अंधा होता है और उससे बटेर मर जाता है, और कभी कभी जिसको 4 आंख है उससे भी नहीं निकलता है। तो ये तय करना निकलेगा नहीं निकलेगा ये मूर्ख सोचते हैं। जो विद्वान है वो भगवत गीता फॉलो करता है। क्या? कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। हम अपनी ओर से 1000% देंगे पीटी को। निकलना और नहीं निकलना उस परम सत्ता, वो एनर्जी, वो फोर्स जो हमारे अराउंड है उनका, उन पे है। और मेन की तैयारी हम क्यों कर रहे हैं? जो बच्चा पीटी और मेन को अलग अलग चश्मे से देख रहा है वो अभी नादान है। ठीक है, और जो मेच्योर है उसको पता है कि पीटी और मेन कुछ नहीं होता। इंफॉर्मेशन आर इंफॉर्मेशन। हम मेन की तैयारी कर रहे हैं ना, उससे भी पीटी हमारा निकलेगा। और रही बात इस बार की पीटी का, मैं मानता हूं कि जो बच्चा करंट अफेयर्स पे, साइंस पे, और जो हम पढ़ रहे हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री पे और बिहार स्पेशल पे, ये इन 4 चीजों पे यदि बार बार रिवीजन, हम नहीं करेंगे पढ़ना, पढ़ने वाले का पीटी थोड़ा कंफ्यूजनेबल रहता है। जो रिवीजन कर रहा है, रिवीजन तभी कर पाओगे जब एक बार पढ़ जाओगे। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे? बिहार स्पेशल का एक 5 पन्ने का नोट्स रात दिन जग के बना लो, जिसका अच्छा लगता है। 5 पन्ने का, 10 पन्ने का, एकदम बढ़िया राइटिंग में अपने हाथों से लिखा हुआ एक नोट्स बना लो, किसी को मत दो, वो तुम्हारा है। और उसको हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़ो। टाइम बांध दो, इस टाइम पे हम बिहार स्पेशल रिवाइज करते हैं। इस टाइम पे हमने 10 पेज का बिहार स्पेशल बना हुआ है मेरे पास, वो बदलेगा नहीं, इसलिए वो 10 पेज का है या 15 पेज का, 25 पेज का या 20 पेज का हमने करंट का एक बढ़िया कलेक्शन किया है संभावित प्रश्नों का। सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम इसी को रिवाइज करना। करंट में ही धोखा होता है, जाना हुआ करंट गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट में हम एक बार करंट से हेलो बोलते हैं,
और हमको लगता है कि ये मुझे याद हो गया। नहीं भाई, जिससे हम एक बार मिलते हैं ना, वो सब दिन याद नहीं आता। कौन याद आता है आपको? मुझे मेरी मम्मी कभी कभी याद आती है, मेरे पापा याद आते हैं। तो मैं अपनी मम्मी से लाखों करोड़ों बार मिला हूं, 9 महीना तो उनके अंदर ही रहा, इसलिए वो याद आती है। तो जिनके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं वही हमें याद आते हैं, और वही हमें याद रह जाते हैं। तो हमें करंट के इन इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा वक्त बिताना है, और अपने खुद के नोट्स का रिवीजन करना है, यानी कि फोटो स्टेट का रिवीजन करना है। तो इस तरह से यदि करंट अफेयर्स का 20 पेज का अपना कलेक्शन, साइंस का भी 10 पेज का अपना कलेक्शन, यानी 3-3 पेज कर दो, बायोलॉजी का 3 पेज, फिजिक्स का 3 पेज, केमिस्ट्री का 3 पेज, कलेक्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हमें लगता है आएगा आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री का तुम नहीं भी बनाओगे तो हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से गलती नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर के एक पिलर हम संभाल रहे हैं, दूसरे पिलर पे तुम फोकस करो, पीटी निकालो, और ऐसे लोगों को ना जवाब मिलना चाहिए ताकि हम आगे बता सकें कि एक पीटी भी निकलता है बच्चों का। तो आज हमारे टारगेट पे कौन है? पंजाब है, और पंजाब के बाद हम सिर्फ दो और पढ़ने वाले हैं। किसको किसको? एक मराठा को पढ़ने वाले हैं और एक बंगाल को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये जो स्वायत्त राज्य वाला सिस्टम है इसको क्लोज कर देंगे। इतने को पढ़ने वाले, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, मराठा और बंगाल, इन्हीं शक्तियों को हम पढ़ने वाले हैं। एक क्लास इसमें अन्य जोड़ देंगे, अन्य कौन कौन से देसी राज्य थे उनका सिर्फ एक ही दिन में हेलो बोल देंगे। इनको क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद हम एक बार फिर आएंगे उस क्रम में कि पहले कौन, यानी एडवेंट ऑफ यूरोप जिसको आप कहते हो ना, एक बार इसको हम रिवाइज करा देंगे। एडवेंट ऑफ यूरोप को रिवाइज कैसे कराएंगे कि सबसे पहला यूरोपियन कौन था जो आया, जैसे वास्को डी गामा का नाम आता है, तो पुर्तगीज के बाद फिर कौन आया? डच आया या डेन आया, फिर उसके बाद फिर कौन आया? ब्रिटिश आया, फिर फ्रेंच आया। तो इसका सीक्वेंस, और कौन था जो पहला, कौन था पहला जो आया और कहां आया, किसके दरबार में आया, इसका एक रिवीजन कर लेंगे। और देन हम ब्रिटिश इंडिया कैसे डेवलप हुई भारत में, उसको हम 1857 से लेकर 1857 तक ले चलेंगे। फिर एक तीसरा चैप्टर सेक्शन शुरू होगा, यानी रिवोल्ट, यानी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन। तो चलो आज पंजाब करते हैं, पंजाब को डिटेल में शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद फिर कल हम, यानी कल नहीं, मंडे को हम मराठा पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। पंजाब हेडिंग दीजिए, जिनको जो भी बातें कहनी हो ना आप कहते जाओ यहाँ पे, और एंड में आप हमसे बात कर लेना माइक ऑन करके। नहीं, पेमेंट कोई इशू नहीं है, बस प्यार मिले यही है। जितना देर है जो भी दे दिया अपनी स्वेच्छा से काफी है। कई भाई बहनों ने तो दे दिया है और वो क्लास भी नहीं करते ज्योग्राफी में। हमने एक दो को फोन लगाया, सर आपने सबसे पहले 5000 पे किया था, आप क्लास में क्यों नहीं आते? तो बोले सर मन बदल गया सर, अब जो है एक ही बार नोट्स दे दीजिएगा, हम जॉब में हैं। तो शाम को 6 बजे ड्यूटी रहती है, तो अब उनके लिए मैं एक और बैच बना ले रहा हूँ। 8 लोग ऐसे हैं जो शाम को ड्यूटी करते हैं, तो उन 8 के लिए हम रिकॉर्ड जो वीडियो जो कर रहे थे अपलोड, उन सबको जल्दी से हम अपलोड कर दे रहे हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। तो आप लोग में से भी कई भाई बहन हैं जिन्होंने फी पे कर दिया है, क्लास नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके लिए भी हम अपने स्तर पे तकनीकी रूप से जितना जल्दी चाहते हैं कि अपलोड कर दें, बट हो नहीं पा रहा है। सहयोग मांग रहे हैं लोगों से। और जो ऐप बनाने वाले भैया थे वो धोखा देके भाग गए हैं, कुछ पैसा लिया और उसके बाद अब वो फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए, उनको गूगल से ढूंढा था हम, इसलिए धोखा हुआ मेरे साथ। लेकिन आज ना कल वो मिलेंगे मुझे, हमने उनका देख लिया अड्डा कहाँ बैठते हैं। पंजाब, पंजाब आप भी हेडिंग दीजिए और लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब। इससे कई प्री के क्वेश्चंस बनते हैं और मॉडर्न समझ में आएगा। लोकलिटी पंजाब का सबसे पहले देख लीजिए कि किस एरिया में पंजाब था। जनरली लोग पंजाब सुनते ही सिर्फ भारत वाले पंजाब को समझता है, लेकिन पंजाब जो है केवल भारत वाला एरिया में ही नहीं, बल्कि बहुत इधर, यानी पाकिस्तान के भी, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले एरियाज में भी काफी दूर तक पंजाब फैला हुआ था। तो हम आपको वो पूरा रीजन अभी बताते हैं कि किस किस एरिया तक पंजाब डेवलप हुआ था और वो कौन से शासक थे जिसने पंजाब को डेवलप किया था, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पंजाब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप बता पाए। पंजाब जो रीजन था वो रीजन बेसिकली
जो पाकिस्तान वाला जोन है ना, ये जोन है पाकिस्तान वाला। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनका भी वॉइस टोन बहुत मिलता जुलता होगा पंजाबियों से। पंजाब जो वर्ड है ना, मेनली वो 5 नदियों वाले जोन से रिलेटेड वर्ड है, जिसको आप पंचनद कहते हैं। पंचनद रीजन का मतलब कौन सा रीजन? पंचनद मतलब हो गया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज रीजन। मुगल काल में जो पंजाब क्षेत्र हुआ करता था, उस पंजाब क्षेत्र में, मुगल काल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी राजधानी लाहौर थी। पंजाब क्षेत्र की राजधानी क्या कहां थी? मुगल काल में पंजाब क्षेत्र की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। और बहुत बड़े एरियाज में पंजाब क्षेत्र डेवलप था। ठीक है, बहुत बड़े एरियाज में बिगिनिंग में पंजाब क्षेत्र डेवलप था। हम दिल्ली सिर्फ इससे निकाल दें थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। ये रहा, अब दिल्ली अलग हो गई। ठीक है, ये जो रीजन था पूरा का पूरा, ये ओवरऑल पंजाब के पास था। बिगिनिंग में पंजाब बड़ा छोटा सा नन्हा सा था, इतना सा एरिया पंजाब के पास बिगिनिंग में था। शुरुआत में पंजाब के पास छोटा सा एरिया था। ठीक है, और पंजाब को बड़ा एरिया में कन्वर्ट करने वाला शुरुआत में इतना ही था। फिर धीरे 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 इसने अपने को बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंड किया। कैसे कैसे एक्सटेंड किया, वन बाय वन करके हम इसको समझते जाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि मुगल काल से हम पढ़ रहे हैं कि मुगल काल में, ठीक है, पंजाब एक समृद्ध प्रांत था। मुगलों के टाइम पे, मुगल के आने के पहले से ही ये डेवलप करना शुरू हो चुके थे। मुगल काल में पंजाब जो था एक समृद्ध प्रांत था। और पंजाब राज्य जो था एक ऑटोनोमस राज्य था, स्वायत्त क्षेत्र था। और इस क्षेत्र का जो राजधानी जो इस क्षेत्र की थी पंजाब की, वो राजधानी थी लाहौर। याद रखिएगा, मुगल काल में इसकी राजधानी कहां थी? लाहौर राजधानी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, पंजाब एक लैंग्वेज, पंजाब शब्द जो है एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। पंजाब जो है एक भौगोलिक आइडेंटिटी है, पहचान है। भौगोलिक क्षेत्र को भाषा के आधार पर, यह नाम भाषा और भूगोल के आधार पर, भाषा और भूगोल। भूगोल क्या? पंजाब शब्द पंच प्लस आब से बना है। और पंच का मतलब हो गया 5, आब का मतलब हो गया नदियों के बीच की भूमि। आब मतलब नदियों के बीच की भूमि को आब कहते हैं। 2 नदी के बीच 2 आब, 5 नदी के बीच पंजाब। तो 5 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं पंजाब। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी थी, ये भी समझना जरूरी है। 5 नदियों में पहली जो नदी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी पंजाब की। सिंधु के इस तरफ ये सारी नदियां थी, झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हीं 5 नदियों के बीच की भूमि है कौन? पंजाब। पंज, ठीक है, 5 को पंज बोलते हैं। ठीक है, पंज बोलते हैं पंजाबी भाषा में, पंज। तो पंजाब जो है ये इन्हीं 5 नदियों के बीच की भूमि है। पंजाब, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एनिशिएंट हिस्ट्री में इन 5 के पुराने नाम भी पीटी में पूछते हैं, और मैंने बतलाया भी था आपको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहले यह क्षेत्र जो था कोई सिख धर्म से संबंधित नहीं था। बहुत लोग सोचते होंगे आज क्या है, पंजाब और सिख एक दूसरे के क्या बन गए? पर्यायवाची। पगड़ी वाले लोगों को ही आप समझते हो कि पंजाबी है, जो जिसके पास पगड़ी नहीं है वो पंजाबी नहीं है क्या? वो भी पंजाबी है, लेकिन आप में और हम में से बहुत लोग उसको पंजाबी नहीं समझते। ठीक है, जिसके पास पगड़ी नहीं है। दरअसल पंजाबी शब्द जो है वो सिख धर्म से इतना कनेक्टेड जुड़ गया है, ठीक है, इतना कनेक्टेड जुड़ गया है कि लोग पंजाबी मतलब बस पगड़ी समझते नहीं। ठीक है, पंजाब क्षेत्र ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, भौगोलिक आइडेंटिटी है। जिस भाई बहनों से मैप नहीं बनता है वो मत घबराना, मैप बनाने की प्रैक्टिस हम आपको बेहतर करवा देंगे। 2 से 5 सेकंड के अंदर बात का नक्शा बन सकता है, 5 से 6 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना अभ्यास करते हैं। चीजों को इसी पे लिख लिख के पढ़िए तो आराम से आपसे भी बनने लगेगा। ट्रिक टेक्निक मैं बता दूंगा इसी बैच में आपको। भौगोलिक क्षेत्र यानी भौगोलिक आइडेंटिटी है नदियों से रिलेटेड। बाद में जो पंजाब है वो एक भाषा
इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के लिए नाम एक विकसित हुआ पंजाबी भाषा। और भाषा का दर्जा कोई बोली तब लेती है जब उसकी अपनी स्क्रिप्ट हो, तो इसकी एक अपनी स्क्रिप्ट भी डेवलप हो गई। पंजाबी भाषा की स्क्रिप्ट क्या है? गुरुमुखी। गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट डेवलप हुआ, ठीक है, जो इसकी लिपि है। तो पंजाबी भाषा जिसकी स्क्रिप्ट गुरुमुखी है, ये इस ज्योग्राफिकल रीजन की अपनी भाषा हो गई, और इसी भाषा के कारण इनकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। मुगल काल में ये समृद्ध थे, पावरफुल थे, और इतने पावरफुल थे कि मुगल भी इनसे टकराने से डरते थे, और मुगलों के साथ इनका टकराव होता रहा शुरू से ही। औरंगजेब के काल में टकराव चरम पे था। इन सिखों ने, जैसे मराठों ने बराबर का टक्कर लिया किससे? मुगलों से, उसी तरीके से सिखों ने भी लगातार टक्कर लेते रहे सिख मुगलों से। कई बार हारे भी और कई बार जीते भी। तो ब्रिटिश टाइम तक ये कायम थे, और आज भी इनका अपना वर्चस्व कायम है। और ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो अपने को खालिस्तान मांगते हैं, ठीक है, खालिस्तान नाम से मांगते हैं, ये वही एक्सट्रीमिस्ट तरीके के माइंडसेट विचारधारा वाले लोग हैं जो ये मानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम शुरू से स्वतंत्र यूनिट रहे हैं। मुगल काल में हमारी अलग पहचान थी, ब्रिटिश टाइम पे भी हमारी अलग पहचान थी। हम यूनाइटेड थे, हमारा अपना किंग था और पावरफुल था। तो आज भी हमारा अपना किंग होगा, हम पावरफुल होंगे। हम आधा पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र ले लेंगे, आधा हिंदुस्तान से ले लेंगे, और हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, और हम उसका नाम खालिस्तान रखेंगे। खालसा, खालसा शब्द से संबंधित, क्योंकि खालसा के नाम से सैन्य संगठन बना था, ठीक है। किसने बनाया था ये खालसा? यहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया, बड़ा प्यारा कमेंट था, हमने देख लिया, गुरु अंगद के द्वारा। चलिए मैं बताता हूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जो हमारे बिहारी थे, बिहार के जन्मे हुए व्यक्ति थे। नाम था उनका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में, 1699 में, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, गुरु गोविंद सिंह जी ने, बिहार के लिए ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये बालक वहां जन्मे और महान काम कर गए। इन्होंने क्या किया था? व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, अंतिम गुरु हैं हम। और उन्होंने उसकी जगह पर खालसा की स्थापना की। अब ये खालसा क्या था? खालसा के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बना दिया, एक वॉरियर की तरह। अभी निहंग सिख, निहंग खालसा का एक वॉरियर कम्युनिटी है, जो वॉरियर युद्ध की तरह लड़ते हैं, अपना जीवन पूरी तरह से सिखिज्म को सौंप देते हैं। सिख रिलीजियस एक तरह से सेक्रीफाइस है, अपने आप को पूरी तरह सौंप देना धर्म की रक्षा के लिए। तो उन्होंने 5 चीजें नेसेसरी की थी। क्या क्या? वेशभूषा में केस, सिखिज्म में जो खालसा पंथ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, केस, कंघा, कृपान, कड़ा, कच्छा, ये 5 का अनिवार्य कर दिए। केस, कंघा, कृपान, कड़ा और कच्छा, ये 5 चीजें उन्होंने एक वेशभूषा डिजाइन कर दी कि ये इन 5 को फॉलो करेंगे जो प्योर सिख हैं, जो खालसा के रक्षक हैं, जो खालसा को मानते हैं। तो निहंग सिखों को आप देखेंगे ना, ये 5 को बहुत बहुत ज्यादा हाईली तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो सिख में जो खालसा टर्म आया ना, जिसके कारण आज खालिस्तान की मांग हो रही है, वो टर्म मांग राजनीति प्रेरित है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट कुछ और सोच के किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट हिंदुत्व की रक्षा के लिए किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट अपने जो उसके रिलीजन थे, गुरु आधारित जो व्यवस्था थी, उसके प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, क्योंकि काफी युद्ध चल रहा था मुगलों के साथ उनका। तो मुगलों से बचाने के लिए, सिखों को यूनाइटेड करने के लिए खालसा का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो ये गुरु वाला परंपरा को समाप्त करके, उन्होंने गुरु की जगह पुस्तक को स्थान दे दिया। जो आज एक व्यक्ति को काट डाला गया ना हाथ, दरअसल गुरु का दर्जा उस पुस्तक को दिया गया, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरुओं की पवित्र वाणी है उसमें, और उसको अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने ही ये दर्जा दिया था। अब यही गुरु है,
यानी इसका अपमान यानी गुरु का अपमान, यानी ईश्वर का अपमान। तो ये गुरु गोविंद साहब को धर्मगुरु का दर्जा देने वाले हमारे अपने गुरु गोविंद सिंह जी थे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने परंपरा चलाई कि खालसा सभा होनी चाहिए और उस सभा में नीति बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होने चाहिए सारी बातें, ताकि खालसा के जो फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो कर सके। साउंड अप डाउन हो रहा है तो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई होगी अब। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहीं से शुरू होती है पंजाब के ताकतवर राज्य बनने की कहानी। इससे पहले पंजाब, गुरु गोविंद सिंह के पहले पंजाब कोई ताकतवर राज्य, स्वायत्त राज्य के रूप में नहीं आया था, एक धार्मिक समूह था बस। जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कोई संगठन, कोई बहुत बड़ा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाला, उन्होंने बस हिंदुत्व का एक नया वर्जन प्रस्तुत किया, जिसमें जप नाम, नाम जपना और सिमरन और भजन कीर्तन के माध्यम से भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे। मीराबाई की तरह और अदर जो कबीर दास की तरह गुरु नानक देव जी भी एक संत थे, महान संत। उनकी इच्छा नहीं थी कि राजनीतिक रूप से अपने संस्कृति को, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिए हम योद्धा की तरह सेक्रीफाइस करें, इस तरह की उनमें कोई भावना नहीं थी। उनका मानना था कि हम सबके विचार में परिवर्तन करके उनको अपने धर्म की तरफ मोड़ सकते हैं। और उस समय इतना एक्सट्रीमिस्ट कोई मुस्लिम शासक नहीं आए थे या दूसरे कोई धर्म वाले क्रिश्चियन शासक नहीं आए थे जिससे कि इनके धर्म को या इनकी कम्युनिटी को कन्वर्जन का कोई खतरा हो। ऐसा कोई खतरा वाला कंडीशन था नहीं। ये कन्वर्जन रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है यार, इस तरह की जो बातें हैं उस समय नहीं आई थी। इसको तो फैलाया जाता है ना, इसको तो स्टैब्लिश किया जाता है इस तरीके से। आम जनता अपने धार्मिक फेथ के लिए एक दूसरे की हत्या नहीं करेगी, उनको उकसाया जाता है धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। ऐसा शुरू से होता आया है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, शुरू से ऐसा होता है। और ये एक दूसरे, दोनों ही धर्म के नेताओं और दोनों धर्म के अपने स्वार्थ के लिए जो दोनों धर्म के नेतृत्व करता है, उनके द्वारा कुछ इस तरीके का उकसाया जाता है शुरू से। अभी भी वही हो रहा है, आगे पहले भी यही हो रहा था। और जो धर्म के प्रति जो उग्रतम भावना है ना, कि मेरा फेथ सबसे सर्वोपरि, दूसरों के फेथ का मजाक उड़ाओ, ये ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा बढ़ा दिया इस चीज को, जिसके कारण ये रिलीजियस हार्मोनी खराब हुई और ये कम्युनिज्म, ये कहते हैं कम्युनिज्म कह रहा हूं, ये जो सांप्रदायिकता जो जन्मा, वो ब्रिटिशर्स ने उसको और बड़ा कर दिया। नहीं तो पहले लोग इतने सांप्रदायिक नहीं थे, इतना ज्यादा अपने रिलीजन के लिए दूसरे की हत्या कर देना, ये थोड़ा सा मुगल काल में एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में आया। और कहीं ना कहीं जो बाहर से आक्रांता आए थे ना, जो भारत के लोग थे, उन्होंने गलत कम किया। जो भारत के मुस्लिम थे, जैसे शेरशाह सूरी, इसने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा क्योंकि वो यहीं पला था, यहीं बड़ा हुआ था, तो उसके माइंड में क्लियर था कॉन्सेप्ट कि रिलीजियस हार्मोनी यहाँ के कल्चर का एक पार्ट है। लेकिन जो बाहर से आए, जो एलियन थे, और दुर्भाग्य से उनका इस्लाम में वो बिलीव करते थे, उन्होंने लूटने के चक्कर में मंदिर टूटा। मंदिर तोड़ने की जो सिस्टम थी, दो कारण से वो प्रेरित थे। कारण एक कि वो गैर धर्म का है, और दूसरा कारण मंदिर ही केंद्र हो गया था धन संग्रह का। ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा के नाम पर और मंदिर को रिलीजियस कम्युनिटी पूरी डोनेट करती थी। सोने का दीवार तक बनाया जाता था मंदिर में। अब वो लुटेरा है, लूटने आया है, लुटेरे का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो एक लबादा ओढ़ लिया है कि मैं मुस्लिम हूं, और वो लूटने आया। और उसने मंदिर तोड़ा क्यों? क्योंकि उसको लगा मंदिर के अंदर क्या है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जमा है, सारा कलेक्शन। मंदिरों में धन बहुत जमा होता है। अभी भी जितने मंदिर हैं उसके कई सारे दरवाजे बंद हैं, तहखाने बंद हैं, उसमें करोड़ों का संपत्ति जमा है। हर मंदिर, अभी हर ट्रस्ट बहुत रिच है, चाहे साईं बाबा वाला मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी वाला मंदिर हो, या तिरुपति वाला मंदिर हो। और मस्जिद भी रिच है, ऐसा नहीं कि मस्जिद को नहीं मिलता। कई मस्जिद के जितने मुल्ला मौलवी हैं, बैठे बैठे ऐस करते हैं, करोड़ों का डोनेशन आता है, अरबों का डोनेशन आता है। तो रिलीजियस सेंटर्स में मंदिर ज्यादा बदनाम थे धनवान होने के लिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए। और कई स्टोरियां प्रचलित थी जिनमें बाहर से आक्रांता आते थे और लूट के अरबों खरबों की का धन मंदिर से लेके जाते थे। तो इसीलिए मंदिर को टारगेट किया गया। जो भी बाहर के लुटेरा आए, एक घर में जितना लूटोगे उससे कई गुना मंदिर लूट के मिलेगा। तो मंदिर लूटने के क्रम में मंदिर तोड़ देते थे, ताकि कहीं दीवारों में भी यही धन हो तो उनका हो जाए। और साथ ही साथ
उसको वो कहां से मैनेज करते थे कि लोगों की, तो वो कहते थे हमारे में बुत परस्ती हराम है। ठीक है, हराम है, लेकिन जो रियल इस्लाम वाले पर्पस पर्सन थे, जो लिबरल थे, वो तोड़ने में बिलीव नहीं करते थे, लूटने के पर्पस से तोड़ने लगे। और उसके बाद परंपरा बन गई, कई शासक ऐसे आए जिन्होंने अब इसको इसी को टारगेट कर लिया, धन लूटना बाद में, मंदिर तोड़ना पहले। तो जो मूर्ख एक्सट्रीमिस्ट एक दो थे, उनके चक्कर में आके एक गजब तरह की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें एक रिलीजन्स जो है अपने को बचाने के लिए दूसरे रिलीजन के खिलाफ हथियार और सेना तैयार करने लगे। और वहीं से ये गुरु गोविंद साहिब जी जो थे, इन्होंने देखा कि किस तरह से जबरदस्ती कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका था, खास करके औरंगजेब के टाइम में कन्वर्जन ने एक जबरदस्त रूप धारण कर लिया था। औरंगजेब जबरदस्ती कन्वर्जन करना शुरू कर दिया था कि तुम इस्लाम कबूल करो। ऐसा खुद जो सिखिज्म है उससे रिलेटेड आप कई सारे बुक्स देखेंगे तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है कि कैसे जबरदस्ती हो रही थी। तो इसी से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा बनाया, उस खालसा का मेन पर्पस था अपने ट्रस्ट, अपने फेथ, अपने बिलीफ की रक्षा करना, विश्वास की रक्षा करना। और इसके लिए उन्होंने धार्मिक नियम बनाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो उसी में से जो योग्य था उसका मेन पर्पस क्या था, हर जगह वही होता है। हाँ, कई जगह हुए, हर जगह हुए ये चीज। तो गुरुत्व का सिद्धांत समाप्त हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब ने नेतृत्व ले लिया, उनको तय कर दिया गया यही गुरु हैं। सभाएं होने लगी और सभाओं में यह तय हुआ कि अब आगे चलकर खालसा वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए मिसल का कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? मिसल। कई बच्चों को नहीं पता होगा मिसल क्या है। मिसल का कॉन्सेप्ट आया। मिसल एक तरह से पॉलिटिकल यूनिट हो गया खालसा रिलेटेड एरियाज का। यह कॉन्सेप्ट कैसे आया? इस कॉन्सेप्ट का कारण था, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई और गुरु की परंपरा समाप्त हो गई, तो गुरु गोविंद सिंह की जगह ली उसके शिष्य ने, बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर एक वॉरियर था, एक योद्धा था। उन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर ने, उन्होंने अपनी पूरी आर्मी डेवलप की। और उस आर्मी को का एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, उसके जो समकालीन शासक थे मुगल, उनसे अपने लोगों को बचाना। क्योंकि मुगल जिन क्षेत्र पे कब्जा करते थे, उन क्षेत्र पे जबरदस्ती एक्सट्रीम कंडीशन में कन्वर्जन करवाते थे। खास करके औरंगजेब ने इस पे, औरंगजेब को भी उकसाता था जो ईरानी तुरानी जो लोग थे, जो आमीर थे, जो मुल्ला थे, मौलवी थे, उलेमा थे, वो उकसाते थे कि काफिरों को अपने रिलीजन को मानने के लिए विवश करो। औरंगजेब प्रेरित थे इससे कि हम अपने रिलीजन को एस्टेब्लिश करेंगे, जब हम महाराज, हम पावर में है, तो हमारे क्षेत्र में जो रहेगा वो हमारे रिलीजन को फॉलो करेगा, लालच से या जबरदस्ती या डर से। तो ये जो केसेस था ना, इससे लड़ने के लिए बंदा बहादुर ने, जिसका बचपन का नाम बंदा बहादुर लक्ष्मण देव था, याद रखना, कभी कभी पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया, सैन्य रूप में देखा जाए तो बंदा बहादुर ने किया। बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। पंजाब के सिख किसानों को उन्होंने यूनाइटेड किया और यूनाइटेड करके उन्होंने एक आर्मी बनाई। तो खाली जो खालसा की आर्मी, सेना डेवलप करना, खालसा बनाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, लेकिन उनका पर्पस जो था खालसा बनाने का, वो था बस एक यूनाइटेड रूप से संगठित करना लोगों को जो एक जैसा विश्वास रखते हैं धर्म में। बंदा बहादुर ने किसानों की एक फौज बनाई, सेना बनाई। 8 साल तक बंदा बहादुर लड़ते रहे, ठीक है। और इस 8 सालों में वो फेमस हो गए, उसकी सेना फेमस हो गई। और उसी दौरान ये निहंग डेवलप हुए थे। और ये इतनी घातक सेना थी, इतनी पावरफुल सेना थी, जहां भी जाती थी ये जीत जाती थी, हार नहीं मान रही थी ये सेना, इतनी पावरफुल थी। तो 1707 से लेके 1707 में औरंगजेब मरा। पहले बंदा बहादुर को जान लो, एग्जाम में आ सकता है। गुरु गोविंद सिंह की डेथ होने के बाद, हमने गुरु गोविंद सिंह को पहले भी बताया आपको, बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया। और बंदा बहादुर का जो नाम था लक्ष्मण देव नाम था, ओरिजिनल नाम लक्ष्मण देव था। और वो सिखिज्म में बिलीव करते थे। और लक्ष्मण देव ने, नाम था इनका वास्तविक नाम, इसने पंजाब के किसानों की एक सेना बनाई। अभी जो निहंग किसानों के साथ क्यों खड़े थे, बहुत कम लोग जानते होंगे और कई लोग कंफ्यूज होंगे, किसानों के साथ निहंग क्यों खड़े थे। निहंग तो खालसा के लड़ाके हैं,
तो फिर निहंग क्यों खड़े थे? दरअसल निहंग जो थे वो किसान हैं। निहंग सबके सब क्या है? किसान ही हैं एक तरीके। हालांकि अब वो घर परिवार छोड़ के पूरा जीवन सौंप चुके हैं किसको? सिखिज्म को, सिख के लिए, खालसा के लिए। लेकिन बिगिनिंग में जो निहंग बने हैं वे सब के सब पंजाब के किसान थे, और इनको बंदा बहादुर ने ही योद्धा बनाया, ट्रेन किया। 7 वर्ष तक लगातार इन्होंने युद्ध किया औरंगजेब के मरने के बाद अपनी आजादी के लिए। 1707 तक तो औरंगजेब ही इसको खोज खोज के खदेड़ते रहे। 1707 से लेकर के 1715 तक, यानी 8 साल तक, 8 वर्ष तक औरंगजेब के मरने के बाद लगातार बंदा बहादुर ने संघर्ष किया, और अपनी इसी फौज के साथ संघर्ष किया। और इस फौज में बेसिकली कौन थे? निपुण किसान थे, जिसमें आप निहंग भी शामिल थे। ठीक है, निहंग शामिल थे। ये निहंग ने, इन निहंगों ने अपने आप को सौंप दिया था धर्म की रक्षा के लिए। 8 वर्ष तक लगातार डिफरेंट डिफरेंट एरिया में युद्ध करते रहे, और इसी युद्ध का परिणाम हुआ कि पंजाब राज्य का उदय। अभी तक हम इंट्रो में थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब राज्य जो स्वायत्त राज्य के रूप में पंजाब का उद्भव कैसे हुआ। स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट, स्वतंत्र राज्य और शक्तिशाली राज्य के रूप में पंजाब का उद्भव कैसे हुआ। तो हम शुरू से बता रहे हैं कि पंजाब के उद्भव की शुरुआत मानी जाएगी गुरु गोविंद सिंह जी से। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इसको एक पॉलिटिकल यूनिट का एक रूप दिया, ओरिजिन हुआ, वहीं से बीजारोपण हुआ पंजाब राज्य का, जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरुत्व के नियम को समाप्त कर दिया और गुरु की जगह पे धर्म ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को स्टैब्लिश किया। और सभा की बात की उन्होंने, लोगों को बताया कि खालसा सभा का आयोजन हो और नीति का निर्माण हो, योजना का निर्माण हो। देखो, जब हम सभा करते हैं, एक जगह बैठते हैं, हम इस्लाम को ज्यादा डिसिप्लिन मानते हैं और इस्लाम ताकतवर ज्यादा हो तरीके से अपने धर्म को एस्टैब्लिश करता है। और हिंदू क्यों नहीं? हिंदू में ये कल्चर ही नहीं है कि वो सभा के रूप में जमा हो। हिंदू कैसे जमा होते हैं? मेला के रूप में जमा होते हैं। दुर्गा पूजा का मेला होता है, कोई किसी से कोई विचार विमर्श नहीं करता है, आओ दुर्गा माई को देखो, बतासा चढ़ाओ, घर जाओ। इस्लाम में आप जुम्मे के दिन मस्जिद आइए, आपको एक गजब की हारमोनी, डिसिप्लिन के साथ साथ सब बैठक की तरह जमा होते हैं, और जो लीडर होता है वो अपना मैसेज दे सकता है, जो लोग होते हैं वो अपना बात शेयर कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ना, सिखिज्म में आपको मिल जाएगा। सिखिज्म में उन्होंने खालसा सभा की बात की, और अभी भी आप देखेंगे गुरुद्वारे में अभी भी आप देखेंगे कि सारे सिख के जो फॉलोअर्स हैं संडे के संडे जमा होते हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी सभा होती है। ठीक है, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। निधि जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम यह कह रहे हैं कि उसी ग्रंथ को गुरु घोषित किसने किया? इन्होंने गुरु घोषित किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। मैं यहां ओराइज बता रहा हूं, ओरिजिन, पंजाब का ओरिजिन कैसे हुआ। तो पंजाब का ओरिजिन हुआ जब पंजाबी यूनाइटेड हुए। यूनाइटेड पंजाबी कैसे हुए? यूनाइटेड तब हुए जब उनको एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में स्टैब्लिश होने का मौका मिला। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सभा जरूरी थी। तो इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सभा की शुरुआत करी, और सभा में नीति बनाए जाने लगे, नियम बनाए जाने लगे, योजनाएं बनाई जाने लगी। और ऐसे में जब गुरु गोविंद सिंह चले गए तो भी वो परंपरा कायम रही। लंगर की प्रथा या गुरु ग्रंथ साहिब, वो सब एक अच्छा शुरुआत था, लेकिन उनका मकसद पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद इनका मकसद था कि हम एक जैसे बिलीफ वाले लोग एक साथ यूनाइटेड रहें, और हमारे में से जो लोग लड़ने की क्षमता रखते हैं वो आगे आए, जो कुर्बानी देने की क्षमता रखते हैं आगे आए, और हमारे बाकियों की रक्षा करें। ये जो फीलिंग आया ना, यूनाइटेड होने की फीलिंग, ये गुरु गोविंद सिंह के बाद आई। और बंदा बहादुर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। 8 साल तक यदि आपकी पूरी कम्युनिटी लड़ेगी, तो लड़ते लड़ते आपकी जो अगली कम्युनिटी पैदा होगी, आपका जो अगला जनरेशन होगा, उसको लड़ने की आदत हो जाएगी, एक परंपरा चल पड़ेगा, एक सिस्टम बन जाएगा। और वही सिस्टम आया बंदा बहादुर से। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल कमजोर हुए, और इस कमजोर घड़ी का पूरा फायदा बंदा बहादुर ने उठाया, और बंदा बहादुर ने लगातार युद्ध करना शुरू किया, और युद्ध करते करते सिख एक पावर में कन्वर्ट हो गए। सिख कम्युनिटी एक शक्ति बन गई, ऐसी फोर्स बन गई, ऐसी शक्ति बन गई जिसको हराना मुश्किल हो, पॉपुलर हो गए। अब मुगल और इसके कमजोर आमिर डरने लगे उससे। और जब आपसे कोई डरता है तो दो बातें होती, या तो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी रिस्पेक्ट ही करता है,
डर से भी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, प्यार से तो करते ही करते हैं, डर से भी करते हैं। तो सिख को एक ताकत के रूप में, एक फोर्स के रूप में, ठीक है, एक शक्तिशाली कम्युनिटी के रूप में तब मान्यता मिल गई जब बंदा बहादुर 8 साल तक किसानों के सहायता से लड़ते रहे और ये किसान सब के सब वॉरियर में कन्वर्ट हो गए, योद्धा में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, दो तीन बातें जान लीजिए। जब बंदा बहादुर को उसके शिष्य लगातार लड़ते हुए देख रहे थे, तो नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने उनको सच्चा सम्राट कहना शुरू किया। तो यदि कहा जाए आपसे कि कौन से जो सिख में सच्चा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, सच्चा बादशाह या सच्चा बादशाह बोलते हैं, सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट बंदा बहादुर को ही ये लोग पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड किया, वॉर किया। जहां कहीं भी सिखों पर हमले हो रहे थे या उनको जबरन कन्वर्जन कराया जा रहा था, जहां कहीं पर भी मुगलों का ज्यादा आतंक था, वहां ये पहुंच जाते थे और युद्ध चलता था और हारते नहीं थे, ये जीत ही रहे थे लगातार। लेकिन कब ये एक्टिवनेस कब आया, जब औरंगजेब मर गया तब। जब तक औरंगजेब था तब तक इतनी ताकत नहीं थी, तब तक तो सैक्रिफाइस खेल रहे थे। अपने बेटे को खो दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। 14 नवंबर जिस दिन बाल दिवस मनाते हैं ना, वो दिवस बड़ा ही खतरनाक दिवस है। उस दिन 2 बेटा खोया था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी थी बेटों की, अपने अपने कम्युनिटी के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। बाप के सामने, आंख के सामने बेटे का बलिदान हो जाना, ये बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा टॉपिक है, सेक्रीफाइस है। 14 नवंबर को हम चाचा नेहरू का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन रियल में 14 नवंबर बलिदान दिवस के रूप में मनना चाहिए। बलिदान दिया था उस 2 बच्चे ने अपना। तो आगे सुन लीजिए, 15 तक पंजाब राज्य नहीं बना था। कब? 1715 तक पंजाब कोई राज्य नहीं था, याद रखिएगा। 1715 तक पंजाब कोई राज्य नहीं था। कैसे बना पंजाब एक राज्य? कैसे बना पंजाब राज्य, जिसकी राजधानी लाहौर में स्टैब्लिश हुई? कौन बने पहले शासक और कैसे स्टैब्लिश हुआ पंजाब राज्य? और इतना ताकतवर राज्य जो कश्मीर लद्दाख सब जीत लिया, जो अंग्रेज को बराबर का टक्कर दिया, कैसे बना पंजाब एक राज्य? तो 1716 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या की गई। देखो, फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर और उसके पुत्र की हत्या क्यों करवाई? क्योंकि फर्रुख सियर को उसके वजीर ने समझाया, वजीरों ने, खास करके वही जो 2 वजीर थे जिसने लास्ट में फर्रुख सियर मरवा दिया। फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर और उसके पुत्र की हत्या करवा दी। परंपरा था, पहले भी इसके बाप चाचा ने मरवाया था 1-2 सिख को, इसके पुत्र की हत्या करवा दी। ये हत्या करवाने का मेन पर्पस था, 1715 तक इतने ताकतवर हो गए थे बंदा बहादुर कि लगने इसको लोग सच्चा सम्राट पुकारने लगे थे। तो जलन मच गया फर्रुख सियर को, उसको लगने लगा कि हो सकता है कि ये आगे और ज्यादा ताकतवर हुआ तो अपना खुद का राज्य घोषित करेगा, हिंदू राज्य, और खुद को उसका शासक बना देगा। तो 1716 में फर्रुख सियर ने इसको और इनके बेटे को, यानी कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता था, दोनों की हत्या करवा दी। पर्पस एक ही था, क्या? कि पंजाब राज्य ना बन पाए और कोई उसका शासक ना बन पाए, सच्चा बादशाह ना बन पाए। लेकिन देखो, जब आप किसी चीज को दबाते हो तो न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है। जैसे ही इन्होंने इन दोनों बाप बेटों की हत्या करवाई, फर्रुख सियर कंफर्म हो गया, श्योर हो गया कि अब पंजाब राज्य का उद्भव नहीं होगा। और बात भी यही था, यही नेतृत्व थे, यही खत्म हो गए, तो लगने लगा कि अब पंजाब राज्य डेवलप नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक घटना ये घटी, 1739 तक ऐसे ही चलता रहा। किसी तरह जो कम्युनिटी थी खालसा की, वो रीस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1739 में उसी रास्ते से, जिस रास्ते में ये पंजाब क्षेत्र में डेवलप हो रहे थे, उस रास्ते से कौन अटैक किया? नादिर शाह। पश्चिम से ही तो आए। तो जब 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, और नादिर शाह के अटैक होने तक, देखो ये इंडिया वाला मैप देख लो, नादिर शाह जब आए
तो इसी रास्ते से आए नादिर शाह दिल्ली पर हमला करने, इसी पंजाब हरियाणा होके आए। और तब तक में यहां फर्रुख सियर निपट चुके थे। मोहम्मद शाह का दौर चल रहा था, रंगीला, याद है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। जितने भी स्वायत्त राज्य थे इसी रंगीला के शासनकाल में ही डेवलप हुए, और पंजाब भी इसी रंगीला के शासनकाल में डेवलप हुआ, क्योंकि सबसे निकम्मा यही था, ये दिन रात हरम में बस जो थर्ड जेंडर थे उनके साथ नृत्य संगीत में व्यस्त रहता था। तो मोहम्मद शाह के टाइम में सिख कम्युनिटी एक बार फिर से ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हुई, और इस बार ऑर्गेनाइज्ड होने का कारण क्या था बताता हूं मैं आपको। नादिर शाह अटैक कब किया? 1739 में। उसके पहले 1726 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जकारिया खान। जकारिया खान कौन थे? तो एक वजीर थे, वजीर नहीं कहेंगे, आमिर, आमिर। जकारिया खान एक आमिर थे, वजीर एक ही होता है प्रधानमंत्री, एक आमिर थे मोहम्मद शाह के दरबार में। जकारिया खान एक आमिर था। जकारिया खान को सूबेदार बनाया गया, मुगल सूबेदार, कि जाओ तुम पंजाब संभालो। और जकारिया खान ने बदले में उस पूरे क्षेत्र को मांगा कि इस क्षेत्र का मुझे जागीर सौंप दिया जाए, नवाब बना दिया जाए। मान गया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने मान लिया, मोहम्मद शाह और फर्रुख सियर के टाइम की बात हो रही है, फर्रुख सियर ने मान लिया जकारिया खान की यह बात, और जकारिया खान बन गए पंजाब के सूबेदार। याद रखिएगा, पंजाब का सूबेदार कौन बना? जकारिया खान, 1726 ईस्वी में। अब तक पंजाब स्वतंत्र राज्य के रूप में डेवलप नहीं हुआ है, अब होगा डेवलप। जकारिया खान ने सबसे पहले फैजलपुर के कपूर सिंह को अपना एक अपने अंडर में नवाब बनाया, खुद तो बना ही सूबेदार, खुद सूबेदार बना। और फैजलपुर एक जगह था उसी पंजाब क्षेत्र में, कपूर सिंह नाम के एक सरदार थे, यानी वो खालसा में बिलीव करते थे, उनको बना दिया नवाब। कपूर एक तरफ मित्रता रख रहे थे जकारिया से, और दूसरे तरफ कपूर जो है अपनी जो कम्युनिटी थी ना ये किसानों वाली, उसके कांटेक्ट में थे कपूर। कपूर ने ही सबसे पहले, कपूर सिंह, याद रखना, कपूर सिंह ने ही सिख कृषक जो अलग अलग जत्थों में बटे थे उसको गुप्त रूप से एकत्र किया, एकत्र करके एक दल खालसा बनाया, दल खालसा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब में। क्या? 1726 जकारिया खान, जकारिया खान सूबेदार, सूबेदार किसका? मुगल सूबेदार, ठीक है, मुगल सूबेदार ने नवाब बनाया अपने अधीन, ठीक है, ये अपने अधीन बनाया नवाब, किसको? कपूर सिंह को, यानी नवाब कहो या जागीरदार कहो, जागीरदार बनाया किसको? कपूर सिंह को। कपूर सिंह कौन? तो ये सरदार थे, कपूर सिंह सरदार थे, यानी पंजाबी थे, सरदार थे, आप सरदार ही समझो। कपूर सिंह ने एक तरफ जकारिया खान की भी भरोसे को जीते रहा, और गुप्त रूप से कपूर सिंह ने, जो किसान थे, किसानों को, वही किसान जिसको बंदा बहादुर ने अपने साथ लिया था, पंजाब के किसानों के दल को अपने साथ किया, और किसानों के दल से दल खालसा, नाम क्या रखा उसका? दल खालसा। कभी यदि खालसा पूछेगा, खालसा की पंथ की स्थापना तो, खालसा की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की, खालसा सभा भी गुरु गोविंद सिंह ने चलाई, लेकिन दल खालसा पूछेगा ना, दल खालसा, ये किसानों का एक दल था, पंजाब के किसानों का एक दल था, दल खालसा पूछेगा तो कपूर सिंह आंसर होगा। और 1726 में कपूर सिंह ने दल खालसा बना लिया। दल खालसा क्या था असल में? देखो, बंदा बहादुर ने जिन किसानों को यूनाइटेड किया था वो तो बंदा बहादुर के मौत के साथ ही खत्म हो गया, ठीक है। 1716 में सारे जो उसके कुनबे थे बिखर गया, पूरा कुनबा सब अपने अपने खेतीबाड़ी में लग गए। 10 साल बाद 1716 बंदा बहादुर मरे थे और उनका कुनबा बिखर गया था। 1726 कितने साल बाद? 10 साल बाद एक बार फिर से रिकॉल हुआ। उन सारे वॉरियर को जो लड़ने जाते थे बंदा बहादुर के साथ, उन सब को रिकॉल किया। किसने रिकॉल किया?
कपूर सिंह ने रिकॉल किया, ठीक है। कपूर सिंह ने उस सबको बुलाया, वेलकम बैक टू माय चैनल, नहीं, वेलकम बैक इन खालसा, दल खालसा। ये जो दल खालसा था, इसका बस एक के मकसद था कि मुगलों से आजादी लेना और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम करना, ठीक है। चलिए आगे चलिए, मेरी बात सुनते जाइए, हम आपकी बात भी देखते जा रहे हैं। तो जो दल खालसा था वो किसने स्टैब्लिश किया, मैं एक बार समराइज करूंगा, तुमको फिर याद हो जाएगा। दल खालसा कपूर सिंह ने स्टैब्लिश किया, यही था, कपूर सिंह ही थे जिसको माना जाए तो एक तरह से स्टार्टर थे। वास्तविक रूप से इन्होंने ही एक पूरी रूपरेखा खींची और एक धार्मिक सेना बनाई। बंदा बहादुर के बाद दूसरी बार खालसा की धार्मिक सेना जो अस्तित्व में आई, दल खालसा। दल खालसा फिर रुकी नहीं, एक कपूर सिंह की डेथ हो गई तो दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया मिल गए। कपूर सिंह ने दल खालसा बनाया, और जब कपूर सिंह की डेथ हो गई, कपूर सिंह की मृत्यु हो गई, कहानी ध्यान से सुनना, कपूर सिंह की मृत्यु हो गई तो दल खालसा का नेतृत्व किसने किया, जस्सा सिंह। इन नामों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, बस सुन लो, जस्सा सिंह अहलुवालिया। ये अहलुवालिया जो हैं, जस्सा सिंह अहलुवालिया, इसने दल खालसा का नेतृत्व किया, ठीक है, नेतृत्व किया। और जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इस दल को और ताकतवर बनाया, ठीक है। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को और पावरफुल बनाया। एक तरह की धार्मिक सेना थी, ये रिलीजियस सेना थी, सिखों की रक्षा के लिए। जब जस्सा सिंह अहलुवालिया ने ताकत अचीव कर लिया तो क्या किया, पूरे पंजाब क्षेत्र में इसी व्यक्ति ने मिसल की स्थापना की। याद रखना, जो पंजाब में जो मिसल का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कभी पढ़ोगे तुम कि मिसल, मिसल में कितने, पंजाब में जहां जहां भी खालसा को मानने वाले लोग थे, खालसा में विश्वास करने वाले लोग थे, जिन क्षेत्रों में, उन गांवों को इन्होंने कब्जा करना शुरू किया, यानी अपने अधीन लेना शुरू किया। करने वाले जो भी लोग थे उनको एकत्र किया, उनको एकजुट किया, और एकजुट करके खालसा मिसल मिसल की स्थापना प्रारंभ की। कोई यदि पूछे कि खालसा मिसल क्या होता है, मिसल मतलब है खालसा के गांव, समझ लीजिए, खालसा का जो गांव है, स्वतंत्र मिसल, मिसल माना होता है जत्था, मिसल का मतलब क्या होता है, जत्था। जत्था समझते हैं, ग्रुप समझते हैं, ग्रुप, जत्था बनाओ, जत्था का मतलब क्या, एक जैसे लोगों का एक ग्रुप, ठीक है, महिलाओं का एक जत्था, यानी एक समूह। तो मिसल का मतलब है जत्था, और यही है जस्सा और जत्था, बड़ा मिलता जुलता शब्द है। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने खालसा मिसल की स्थापना की पंजाब में, और कुल 12 स्वतंत्र मिसल बनाए, 12 स्वतंत्र मिसल बनाए। और ये मिसल जो था, एक तरह से तुम इसमें मान लो कि एक तरह की सेना वाली सेना थी, छोटी छोटी टुकड़ी थी, एक टुकड़ी एक गांव को पूरी तरह से आजाद रखती थी। और ऐसे 12 गांव बन गए सिखों के, और इन गांवों को नाम दिया गया मिसल। तो क्वेश्चन यदि तुमसे कोई पूछे कि सिख मिसल की स्थापना किसने की, तो जस्सा सिंह अहलुवालिया। कौन थे जस्सा सिंह अहलुवालिया, उत्तराधिकारी किसका, कपूर सिंह का। कपूर सिंह कौन थे, तो कपूर सिंह एक सिख थे जिनको जकारिया खान ने नवाब बनाया था। जकारिया खान कौन थे, तो मुगल सूबेदार थे, पंजाब राज्य के को देख रेख करने के लिए, पंजाब राज्य का नियंत्रण करने के लिए मुगलों ने फर्रुखसियर के समय है जकारिया खान को इसका पूरा सूबेदार बनाया। और जब सूबेदार जकारिया खान बन गए तो जकारिया खान के बाद ये पावर में आए अपना ये इस क्षेत्र में कपूर सिंह। कपूर सिंह सबसे पहले दल खालसा की शुरुआत करी। दल खालसा में उनके मरने के बाद नेतृत्व किया जस्सा सिंह अहलुवालिया। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा के अधीन 12 स्वतंत्र मिसल बनाया, 12 स्वतंत्र जत्था बनाया। इन जत्थों में, ठीक है, जत्थों के बारे में, जत्था वर्ड को, मिसल वर्ड को
कनिंघम ने बड़ा डिटेल से बताया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा आपने, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम? आपने सुना होगा। कनिंघम जो थे ये भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने उस पूरे एरिया के हिस्ट्री को मेंशन किया है अपनी डायरी में, और वहां उन्होंने मिसल, जो उन खालसा का अपना वर्ड है, पंजाबी शब्द है मिसल, जत्था भी पंजाबी शब्द है। तो कनिंघम ने एक्सप्लेन किया है, कनिंघम ने कहा है कि मिसल शब्द जो है ना वो पंजाबी शब्द नहीं है, अरबी शब्द है मिसल। पंजाबी शब्द है जत्था, एक समान लोगों के ग्रुप, एक समान लोगों का जो जत्था ग्रुप होता है, एक जैसा दिखने वाला। निहंगों को देखेंगे ना, सारे निहंग एक जैसे दिखेंगे आपको, एक कलर का कपड़ा, एक डिजाइन के हथियार, औजार, उपकरण। तो ये मिसल शब्द अरबी भाषा का शब्द है, और मिसल का मतलब होता है जत्था। ये बताया किसने है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम ने बताया है कि मिसल जो है, ये मिसल अरबी भाषा का शब्द है, और पंजाबी लोग इस शब्द को यूज करते थे, सिख लोग, और ये बेसिकली जत्था का ही अरबी रूपांतरण है। जत्था, जत्था मतलब एक समान दिखने वाले, एक जैसे लोग, और 12 मिसल बने टोटल। 12 मिसल में, हर एक मिसल में सैकड़ों योद्धा थे, वॉरियर, सैकड़ों, कई सौ योद्धा थे। और ये 12 मिसल जो टोटल बने, यही मिसल आगे चलकर पंजाब राज्य डेवलप किया, और इसी राज्य में आगे चलकर रंजीत सिंह जैसा योद्धा हुआ। वो भी इसी मिसल का ही पैदाइश थे, इसी मिसल से आए थे। तो 12 मिसल जो बन गए, प्रत्येक मिसल का अपना एक झंडा होता था, प्रत्येक मिसल का अपना एक नाम था, प्रत्येक मिसल का अपना एक निशान साहब होते थे। निशान माने चिन्ह, हर मिसल का अपना निशान था। और सभी मिसलों के नेताओं की एक समिति होती थी, और सभी मिसल के नेता की जो समिति थी उसकी बैठक होती थी, और उसके बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता था वो सब जगह फॉलो किया जाता था। दैट वाज द मिसल सिस्टम। ऐसे आया पंजाब राज्य अस्तित्व में। जब अफगान आक्रमण हुआ और मुगल सूबेदार अत्याचार करने लगे पंजाब में, नादिर शाह का अटैक हुआ, मुगल सूबेदार भी चाहते थे कि इसको पूरा अपना कब्जा करके हम अपना शासन करें। ऐसे में इसी मिसल ने सबको ऐसी तैसी करके रख दी। नादिर शाह जब लौट गए तो खालसा ने इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने में इस मिसल ने सबसे बड़ा योगदान दिया। अब समझ में आ गया होगा कि पंजाब राज्य का उदय कैसे कैसे हुआ है। एक शॉर्ट समरी माइंड में रखना। कैसे? औरंगजेब की मृत्यु तक पंजाब राज्य अस्तित्व में नहीं था। औरंगजेब के मरने के बाद बंदा बहादुर ने सबसे पहले पंजाब के किसानों को यूनाइटेड करके खालसा दल शुरू किया। दल खालसा, दल खालसा राइज हुआ। ठीक है, देखते जाना, ये चीज याद होना चाहिए। आज की क्लास का एक ही मकसद है, पूरा सिस्टम से आपको याद होना चाहिए पंजाब कैसे राइज हुआ। 1707 ईस्वी तक नहीं डेवलप हुआ था पंजाब राज्य। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर नेतृत्व में आया, ठीक है, बंदा बहादुर नेतृत्व में आया, तो बंदा बहादुर जिसका नाम था लक्ष्मण देव, इन्होंने पंजाब के किसानों को यूनाइटेड किया, और उन किसानों को यूनाइटेड करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया, उनका एक ताकतवर ग्रुप बनाया उन किसानों का। और 1707 से लेकर 1715 तक उसी ग्रुप की मदद से, किसानों के ग्रुप की मदद से इन्होंने युद्ध किया। किसके साथ? औरंगजेब के वंशजों के साथ। उन्हीं वंशज में से एक धोखेबाज वंशज था, घृणित कायर इंसान था। इस घृणित कायर ने सिखों के इस एकत्रित सेना के नेतृत्वकर्ता लक्ष्मण देव को मार डाला। सॉरी, वही लक्ष्मण देव यानी बंदा बहादुर को मार डाला, और उनके बेटे की भी हत्या कर दी, क्योंकि इसको डर था कि ये सम्राट ना बन जाए, क्योंकि लोग इसको प्यार से सच्चा सम्राट या सच्चा बादशाह नाम से पुकारते थे। इससे फर्रुखसियर को जलन था, और इसलिए इस सच्चे सम्राट और सच्चे बादशाह को और इसके बेटे को मरवा दिया। फारूकसियर ने जब इसके बेटे को मरवाया तो इसका हो गया कि अब ये साम्राज्य नहीं उबड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ? फर्रुखसियर की हत्या
फर्रुखसियर द्वारा इसको मरवाने के बाद, जब ये मर गए फर्रुखसियर, उसके बाद उसी के टाइम पे उधर बंदा बहादुर भी मर गया, उसका बेटे भी मर गए। कुछ समय के लिए लगने लगा कि अब पंजाब राज्य उदय नहीं हो पाएगा। लेकिन जब जकारिया खान आए, एक कमजोर आमिर, आलसी कोड़ी आमिर, उसने नवाब बनाया अपने अधीन एक व्यक्ति को, कपूर सिंह को। और कपूर सिंह खालसा के समर्थक थे, खालसा से थे। कपूर सिंह ने फिर से जगाया इन योद्धाओं को 10 साल बाद, उन सारे किसानों को जो कभी बंदा बहादुर के लिए जान हथेली पर लेकर लड़ते थे। फिर से जब उनको एक तरह से एक्टिवेट किया, रीएक्टिवेट किया और दल खालसा बनाया। वो सिर्फ खालसा एक सेना थी खालसा की जो बंदा बहादुर ने बनाया था, इन्होंने दल खालसा बनाया। दल खालसा गुप्त रूप से काम करना शुरू किया और दल खालसा में जब तक ये थे तब तक सबको रीएक्टिवेट कर लिए, एक ग्रुप बन गया। जब कपूर सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर उनका नेतृत्व इसी समूह के एक नेता ने किया, जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह ने कपूर सिंह के जो भी सपने थे उसको आगे बढ़ाया। जस्सा सिंह ने पंजाब में खालसा में विश्वास करने वाले जो भी लोग थे उनको एकजुट किया और एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप किया खालसा मिशल को। और खालसा मिशल मतलब जत्था, एक जैसे लोगों का ग्रुप। मिशल अरबी भाषा का शब्द है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको डिफाइन किया है। इसका मतलब होता था एक जैसे दिखने वाले लोग। जो मिशल होता था, हर एक मिशल का अपना नाम होता था, हर एक मिशल का अपना निशान यानी झंडा होता था जिस पर उसका निशान होता था, हर एक मिशल का अपना झंडा होता था। सारे मिशल जितने भी 12 मिशल थे, 12 मिशल मिलके एक कमेटी बनाते थे और इस कमेटी का जो हेड होता था उसकी बैठक करके इस कमेटी में सारी योजना बनाते थे कि कैसे हमें अपने को सुरक्षित रखना है और संगठित रखना है। एक तरफ ये संगठित हो रहे थे, एक तरफ ये व्यवस्थित हो रहे थे, एक तरफ ये व्यवस्थित होने के साथ साथ अपनी शक्ति संग्रह कर रहे थे यानी कि शक्तिशाली हो रहे थे। दूसरे तरफ जो इनका दुश्मन था मुगल, वो कमजोर हो रहा था, दिन ब दिन ये टूटता जा रहा था, जिसके कमजोर होने से पंजाब क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही थी और मुगल उस अव्यवस्था को निपटा नहीं पा रहे थे। और मुगल के आमीरों की गंदी नजर थी इस पंजाब क्षेत्र पे, वो इसको आजाद करना चाहते थे। ऐसे ऐसे समय में अफगानियों का भी आक्रमण शुरू हुआ। नादिर शाह आए, अहमद शाह अब्दाली आए, ईरानी आक्रमण हुआ, अफगानी आक्रमण हुआ। इस दौरान इस मिसल ने क्या किया, अपने क्षेत्र के सेना को, 12 जो मिसल थे, इन्होंने इस अव्यवस्था को दूर किया, दूर करके एक शासन व्यवस्था स्टैब्लिश कर दी और यहां से पंजाब राज्य स्टैब्लिश हुआ। यानी इन 12 मिशल के द्वारा ही पंजाब राज्य स्टैब्लिश हुआ। 12 मिशल का नाम बता दूं, एक का नाम था अहलूवालिया मिशल। अहलूवालिया मिशल का नेतृत्व वही कर रहे थे, जस्सा सिंह अहलूवालिया। मेन मिशल यही था, ताकतवर मिशल यही था, ऑर्गेनाइजर यही था। दूसरे मिशल का नाम था सुकरचकिया मिशल, रंजीत सिंह। हर मिशल को जान लीजिए, हम सारे 12 मिशल बताते हैं। 12 मिशल के 12 सरदार थे और इन 12 सरदार में आगे चलकर ताकतवर हुआ रंजीत सिंह, जिसने 12 को अपने अधीन करके उसको स्वीकार करवाया कि तुम हमारे अधीन रहो, हम सुरक्षित करेंगे तुमको। यानी नेतृत्व जस्सा सिंह के बाद नेतृत्व किया रंजीत सिंह। ठीक है, शरत सिंह रंजीत सिंह पूरा नाम था उसका। एक आंख से वो थोड़ा परेशान थे, उसका एक आंख नहीं था, लेकिन ताकतवर इतने योद्धा, इतने बड़ा लड़ाकू योद्धा थे, अंग्रेज भी डरते थे उससे। ठीक है, हम आपको सारे मिसल बताते हैं, एक मिसल नहीं, 12 मिसल देख लीजिए, एक नजर देखने में क्या जाता है। ठीक है, मिशल, मिशल मतलब जत्था, जत्था मतलब एक तरह से समझिए तो छोटा राज्य, छोटा राज्य जिसका अपना नाम, जिसका अपना नेतृत्व करता यानी नेता, नेतृत्व या नेता होता था, जिसका अपना झंडा होता था, जिसका अपना निशान होता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक धार्मिक राज्य की तरह था मिशल। अपना नाम, अपना नेतृत्व, अपना झंडा, अपना निशान के साथ था मिशल। टोटल कितने, 12। हर एक मिसल स्वतंत्र अपने आप में, लेकिन ये मिसल क्या थे, सिखिज्म के नाम पे, खालसा के नाम पे ये सारे मिसल एक साथ होते थे, अपने में से एक को लीडर चुनते थे, उसको क्या कहा जाता था, कमेटी। 12 मिसल कौन, 12 मिसल देख लेते हैं। पहला मिसल वही
जस्सा सिंह या अहलुवालिया मिसल हो गया। पहला क्या? अहलुवालिया मिसल। अक्सर लीडर के नाम पे होता था, लेकिन हर कोई अपने नाम पे नहीं रखता था। अहलुवालिया मिसल। कौन था इसका हेड? जस्सा। वही जस्सा सिंह अहलुवालिया, ये वो थे जो सबसे बिगिनर में स्टार्ट करने वाले। दूसरा मिसल थे जिसका नाम एक बच्चे ने कमेंट में लिखा है सुकर चकिया मिसल। याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल। यही थे रंजीत सिंह, चतर सिंह, रंजीत सिंह। वही स्टाइल में लिख दिया जाए, रंजीत सिंह। ये सबसे ताकतवर सकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल के थे सुकरचकिया, रंजीत सिंह, और इसका दूसरा नाम चरत सिंह भी था, चरत सिंह। एक आंख से ये नहीं था इनको, एक आंख, एक ही आंख से लड़ने में, युद्ध में ही एक आंख घायल हुआ था। तीसरा मिसल था सिंहपुरिया मिसल। ये सब छोटे मोटे मिसल थे। सिंहपुरिया मिसल, सिंहपुरिया हो गया, सिर्फ नाम सुन लीजिए। भंगी, ये भी एक मिसल था, भंगी मिसल। तीसरा फुलकिया मिशन था, फुलकिया, फुलकिया, भंगी, सिपुरिया, सुकरचकिया, अहलुवालिया, रामगढ़िया, कन्हैया, शहीदी। रामगढ़िया, कन्हैया, ठीक है, कन्हैया मिसल, रामगढ़िया, कन्हैया मिसल था। इसके अलावा शहीदी, नकी, बुल्ले, बुल्ले बालिया, निशान बालिया। शहीदी, बुल्ले बालिया, निशान बालिया, ये छोटे छोटे सब ग्रुप थे। क्या इन सबको याद करना होगा? बिल्कुल नहीं। एक नक्की था, एक करोर खिंधिया, नक्की मिसल और करोर खिंधिया। कुल 12 मिसल थे, राइट। अहलुवालिया मिसल, सुकरचकिया सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में इसी ने सारे मिसल को अपने अधीन कर लिया, सुकरचकिया मिसल ने। बाकी सिपुरिया, भंगी, फुलकिया, रामगढ़िया, कन्हैया, शहीदी, बुल्ले बालिया, निशान बालिया, नकी, करूर सिंधिया, ये 12 मिसल थे, जत्थे थे। इन 12 जत्थों ने एकजुट होकर रंजीत सिंह को बाद में जाके अपना नेतृत्व चुन लिया, और रंजीत सिंह बन गए सम्राट पंजाब के। तो रंजीत सिंह इतने ताकतवर क्यों थे? क्यों अंग्रेज भी रंजीत सिंह से भिड़ने से डरते थे? हर एक जत्था अपने आप में एक तरीके से पावरफुल मारक क्षमता वाला जत्था था। ठीक है, चलिए और भी हम डिटेल में आपसे और डिस्कस करते हैं। जब इन जत्थों ने, इन मिसल ने, दल खालसा ने एक प्रथा शुरू की, राखी प्रथा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसको अलग से सुनिए। इन मिसल ने, ये मिसल फेमस है एक प्रथा के लिए, राखी प्रथा। क्या है ये राखी प्रथा और कब शुरू हुआ राखी प्रथा? किसने शुरू किया राखी प्रथा? राखी प्रथा आरंभ किया 1753 ईस्वी में दल खालसा ने। यानी इन सब ने मिलके, इन सब को कंबाइंडली क्या बोला जाता था? ये सब के सब एक साथ अपने को क्या कहते थे? दल खालसा। ये दल खालसा थे। दल खालसा इज इक्वल टू 12 मिसल। याद रखना, दल खालसा इज इक्वल टू 12 मिसल। दल खालसा ने 1753 में दल खालसा ने एक परंपरा, एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया, राखी प्रथा। आप ये मत सोचना कि राखी प्रथा है तो बस ये भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। राखी प्रथा की शुरुआत करी दल खालसा मिशन ने, याद रहेगा ना। राखी प्रथा की शुरुआत की दल खालसा मिशन ने, और दल खालसा का मतलब हो गया एक तरीके से ये पूरा का पूरा 12 मिशन। 1753 में स्टार्ट हुआ। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव ने यह तय किया कि जो भी हम उपजाएंगे, ध्यान से सुनना, जो भी इस मिसल के अंदर गांव आते थे, उन गांव ने यह तय किया कि जो भी हम उपजाएंगे, उपज का 1/5 हिस्सा दल खालसा को दे देंगे। यह है राखी प्रथा। फिर से सुनना, राखी प्रथा 12 मिसलों के गांवों ने शुरू करी। इन गांवों ने कसम खाई कि यदि हम अफगानों से अपनी रक्षा चाहते हैं, यदि हम मुगलों से अपनी रक्षा चाहते हैं, तो हम जो भी उगाएंगे, जो भी उपजाएंगे,
5 हिस्सा में से एक हिस्सा हम किसको दे देंगे? 1/5। 5 में से एक हिस्सा दल खालसा और उसकी सुरक्षा के प्रबंधन में हम एज अ हेल्प के रूप में देंगे। इसी को राखी प्रथा कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं रक्षाबंधन नहीं है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलता है ना जब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड हो। फंड नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, रन कराने के लिए फंड चाहिए। इनको फंड चाहिए था। फंड क्यों चाहिए था? ताकि कोई बैठक हो, कोई भी बैठक हो तो उसमें ये लोग सही तरीके से हर चीज अवेलेबल करा पाए, हथियार अवेलेबल करा पाए, योद्धाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भोजन चाहिए था। तो राखी प्रथा मिसल जत्था से रिलेटेड है। और मिसल या जत्था, मिसल जो 12 मिसल हैं, इन मिसलों के गांवों ने 1/5 अपॉन उपज का 1/5वां भाग, उपज का 1/5वां भाग इस गांव ने, अपने गांव, हर एक गांव ने, मिसल के गांव ने तय किया कि वो किसको देंगे? दल खालसा को देंगे। और दल खालसा को जब ये मिलने लगा तो दल खालसा के पास अच्छा खासा चंदा जमा हो गया और दल खालसा एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसके पास अच्छा खासा फंड जमा हो गया। याद रहेगा क्या आपको? अब अगले पॉइंट पे आते हैं। याद रखना, बहुत लोगों को यहां पे, बहुत लोगों को यहां पे ये चीज समझना होगा। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है बंगी मिसल। देखो, ऐसा था भाई, सरदार जो पंजाब क्षेत्र है ना, पंजाब क्षेत्र में एससी की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब हैं उनकी संख्या ज्यादा है और उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, बंगी मिसल। बाद में इस मिसल ने, इसमें से कई मिसल ऐसी ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल भंगी शब्द यहां देख रहे हो तो आप ये वर्ड यूज कर रहे हो। आपका कमेंट जो भी है आप समझ लो, जो 60 to 70% लोग हैं वहां पे, 40 to 60% लोग जो थे वो सब के सब शेड्यूल कास्ट ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में आते थे। तो ये एक मिसल था और ये अपना ताकतवर मिसल था, काफी ताकतवर मिसल था। शुक्र चकिया के बाद यदि कोई ताकतवर था तो भंगी मिसल था। इनमें ज्यादा वॉरियर थे। तो ये चीजें याद रखना। 1/5वां भाग जो था अपनी उपज का, ये कौन दे रहे थे? किसको दे रहे थे? दल खालसा को। अब तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे ताकतवर बन गया ये, इतना ज्यादा पंजाब राज्य कैसे गठित हो गया। एक साधारण सा किसान का नेता रणजीत सिंह इतना बड़ा राजा कैसे बन गया कि कोहिनूर से लेकर के फलाना तलाना सब जुड़ गया उससे? दो कारण था। एक, कंट्रीब्यूशन। पंजाबियों में कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ी होती है। योगदान धर्म के नाम पे वो बहुत तगड़ा करते हैं, बहुत अच्छे से, बड़े पद पे हैं फिर भी सेवा भाव। ये सेवा था। राखी प्रथा में राखी नहीं बंधा कहीं, याद रहेगा, हम समझ गए। अब क्या था, एक तरफ मुगलों का पतन हो रहा था, दूसरी तरफ यहां राखी प्रथा चल रहा था और 12 मिसलें बन चुकी थी। उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने अहलुवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह को सोचा मिला लेंगे तो जस्सा सिंह के साथ ये सब मिल जाएगा, हमारे साथ देगा, हमारे साथ रहेगा। जस्सा सिंह भी बिल्कुल इंटेलिजेंस, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उसने एकदम अच्छे से शांत दिमाग से साथ दिया कि ऐसे भी ये मुगल टूट रहे हैं, यदि ये खुद ही समर्थन दे दे हमें कि हाँ हम स्वतंत्र राज्य हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि दी। मतलब पंजाब को एक कौम मान लिया। किसने? मुगलों ने। जस्सा सिंह अहलुवालिया को नेता चुन लिया मुगलों ने कि ठीक है भाई, तुम 12 मिसल स्टैब्लिश किए हो, तुम में है पोटेंशियल, तो तुमको एक उपाधि दिया जाता है, सुल्तान ए कौम। सुल्तान ए कौम की उपाधि दी किसने? उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने, यानी मोहम्मद शाह ने। सीधा जानो, मोहम्मद शाह ने जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम मान लिया। मोहम्मद शाह और उसके बाद के शासकों ने भी मान लिया। और जस्सा सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया पंजाब का और अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए जस्सा सिंह ने। भाई ये 12 मिसल किसका बनाया हुआ था? जस्सा सिंह का था। कपूर के बाद, कपूर सिंह के बाद किसने ये सारा कुछ स्टैब्लिश किया? जस्सा सिंह ने। तो जस्सा सिंह ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया। राखी प्रथा से उसको धन आ रहा था, इतने सारे हर मिसल के योद्धा उसकी सेना थी और इसके एक इशारे पे सब चलते थे। बन गया ताकतवर जस्सा सिंह। मुगल भी मरता क्या ना करता।
उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो जस्सा सिंह राइजिंग सन था, नेतृत्व कर रहा था 12 मिसल का। मान लिया उसने उसको, इसने भी अपने को बादशाह घोषित कर दिया। और इसने कई प्रांत क्षेत्र जो आसपास का पटियाला, नाभा, जिंद, फुलकिया, इन सब क्षेत्रों में जो नेतृत्व करता था उसको अपने अधीन छोटा छोटा राजा बना दिया कि अपने क्षेत्र का तुम राजा हो और हम हैं बादशाह तुम सबका। इस तरह से फुलकिया मिसल के सरदार आला सिंह थे। आला सिंह भी अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे आला सिंह ने साथ दे दिया अहमद शाह अब्दाली को। अहमद शाह अब्दाली ने उसको तबो आलम, नगारा, निशान सब भेंट किया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने खुद उसकी रिस्पेक्ट करी। एक फुलकिया मिशन था, वो फुलकिया मिसल था। तो जो भी मिसल पंजाब में राइज कर रहा था, वो दो मिसल बहुत ज्यादा राइज किया बिगिनिंग में, एक अहलूवालिया, एक फुलकिया। अब बारी जब इन दोनों के बाद बारी आती है सुकर चकिया मिसल का। सबसे पहले आया अहलूवालिया मिसल, ताकत में था। जब अहलूवालिया मिसल पावर में था तो मुगलों ने उसको बादशाह मान लिया। अहलूवालिया मिसल के साथ साथ फुलकिया मिसल के भी जो शासक थे, आला सिंह, सरदार थे आला सिंह, उसको अहमद शाह अब्दाली ने भी रिस्पेक्ट दिया। सुकर चकिया मिसल के जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने जब ये पावर में आया 1764 के आसपास ये पावर में आ गया। कौन? सुकर चकिया मिसल के नए लड़के योद्धा रंजीत सिंह। यानी जब अहलूवालिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया का टाइम चला गया, उसके बाद फिर फुलकिया मिसल के जो भाला सिंह थे, क्या नाम था, भोला सिंह, हाँ भोला सिंह था फुलकिया मिसल के। सरदार आला सिंह है, भाला नहीं, आला, आला सिंह है। उसके बाद आया रंजीत सिंह का बारी। रंजीत सिंह ने क्या किया, इस पूरे जितने भी मिसल थे इन सारे मिसल का नेतृत्व स्वीकार किया। और नेतृत्व करके सुकरचकिया के अधीन करके महासिंह, सुकरचकिया का सरदार का नाम था महासिंह और महासिंह का बेटा था रंजीत सिंह, इन दोनों बाप बेटों ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके एक विशाल पंजाब राज्य साम्राज्य स्टैब्लिश किया। और पंजाब राज्य जो था, ये शुरुआत में महासिंह का जो सुकरचकिया मिसल था रावी और चेनाब नदी के बीच में था, छोटा सा क्षेत्र। बाद में पूरा पंचनद क्षेत्र पे कब्जा किया रंजीत सिंह ने। और रंजीत सिंह सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो रंजीत सिंह के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मंडे, कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है। कल हमको मेरठ जाना है, हमारे एक मेंटोर हैं कन्हैया सर, उनके यहाँ पे, तो कल क्लास नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उपाधि, हाँ ठीक है, प्रभास जी कह रहे हैं उपाधि फिर से बताइए। ठीक है सर, उपाधि फिर से सुन लीजिए। एक उपाधि था जो उनको मिला था, क्या बोलते हैं, जस्सा सिंह अहलूवालिया को, क्या, कौम, सुल्तान ए कौम की उपाधि जस्सा सिंह अहलूवालिया को उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों ने दिया था, सुल्तान ए कौम की उपाधि। बस यही इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह को हम जीरो से पढ़ेंगे, जैसे टीपू को पढ़े थे, हैदर को पढ़े थे ना, रंजीत सिंह को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? वास्तविक रूप में जो पंजाब स्वतंत्र राज्य के रूप में एस्टैब्लिश हुआ, अहलूवालिया को भले ही मिला सुल्तान ए कौम की उपाधि, लेकिन उस समय मुगलों का प्रभाव इस पर कायम था। मुगलों से स्वतंत्र होकर एक ताकतवर पावर के रूप में एस्टैब्लिश होने का श्रेय जाता है रंजीत सिंह को और उसके पापा महासिंह को। तो महासिंह और रंजीत सिंह को हम कल पढ़ेंगे, यानी मंडे को पढ़ेंगे डिटेल में। आप में से जिनको कुछ पूछना हो वो हैंड राइज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर 1748 में दल खालसा बना, ठीक है। दल खालसा के बारे में हमने अभी जस्ट बताया था आपको। दल खालसा इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, जस्सा सिंह ने। हमने आपको जस्ट बताया था दल खालसा स्टैब्लिश करने वाला पर्सन जो था वो जस्सा सिंह था, ठीक है। दल खालसा, कपूर सिंह के मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा स्टैब्लिश किया। दल खालसा में 12 मिसल थे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर क्लास ऑफ किया जाए? जिनका क्वेश्चन है वो माइक ऑन करिए। अच्छा, 1726 जो मैंने बोला था ना, 1726 में दल खालसा स्टैब्लिश नहीं हुआ था। 1726 में जकारिया खान सूबेदार नियुक्त हुआ था पंजाब का, मुगल सूबेदार। सुधार लीजिए, 1726 में
जकारिया खान मुगल सूबेदार बना था। और जकारिया खान की एक भूल समझिए, या उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा, उसने कपूर सिंह को बनाया अपना जमींदार। कपूर सिंह को जमींदार बनाया फैजलपुर का, और फैजलपुर का ये जमींदार कपूर सिंह ही आगे चलकर गुप्त रूप से 1748 तक आते आते दल खालसा विकसित कर लिया। दल खालसा 1748 तक आया, विकसित हुआ। ठीक है, यदि गलती से 1726 निकला हो तो माफी चाहेंगे। और इसी दल खालसा को रीस्टैब्लिश किया जस्सा सिंह ने आफ्टर कपूर सिंह। कपूर सिंह जब डेथ कर गए तब जस्सा सिंह, ये जो हमने 1726 लिखा था शायद आप इससे कंफ्यूज हो गए। रीस्टैब्लिशमेंट करने का मौका मिला उनको, जो हमने कहा ना कि 1700, ये वो हम डिस्टेंस दिखा रहे थे, डिफरेंस कहिए, डिफरेंस दिखा रहे थे कि उनके मरने के बाद, क्या बोलते हैं, बंदा बहादुर, डेथ ऑफ बंदा बहादुर के बाद हमने बात की। ये हमने यहां लिखा है जकारिया खान मुगल सूबेदार बना। और मैंने बताया कि 1726 के बाद, 1726 में जकारिया खान सूबेदार बना, और उनके मरने के 16 में, 1716 में उनकी डेथ हुई थी बंदा बहादुर की। तो ये मैंने बोला कि 10 वर्ष जो था ये एक डार्क फेज माना जाए इस पूरे एरिया में, पावर का, पंजाब प्रांत में, पंजाब के उदय का, क्योंकि इस फेज में कुछ नहीं हो पाया। 1726 में जब कपूर सिंह को इन्होंने चुना, अपना जकारिया खान ने जमींदार चुना फैजलपुर का, तब जाकर के धीरे धीरे कपूर सिंह ने रीएक्टिवेट करना शुरू किया, और टोटल रीएक्टिवेशन 1748 में हो पाया होगा, इसलिए आपने इस तरह से पॉइंट आपके माइंड में आया, 1748 में पूरे पावर में आया वो। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए जी, रवि रंजन जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जी रवि रंजन जी, माइक ओपन कीजिए और कोई प्रश्न है तो पूछिए। रवि रंजन प्रकाश। चलिए, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, चंदन गुप्ता पूछिए, क्या पूछना है? आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं आप लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। निधि चंद्रा जी ने भी कुछ बोलना चाहा है, बोलिए, जिनको जो पूछना है पूछिए। सर आप कुछ बताने वाले थे 1739 में, आप बताए नहीं। अच्छा, मेरे माइंड से निकल गया क्या? 1739 में कुछ बताने वाले थे। अच्छा, मैंने बोला था वो नादिर शाह का जो अटैक हुआ था, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इनका जो आक्रमण हुआ था ना, ये पंजाब के लिए हितकर साबित हुआ, लाभ हुआ इससे। उनके अटैक के कारण मुगलों की पकड़ इस क्षेत्र में कमजोर हो गई, और उसका फायदा इन मिसलों को पनपने में मिला। मुगल जितने कमजोर हुए उतना उनको फायदा हुआ, यही बताना चाह रहा था। और कोई कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, किसी का हेलो कोई सर। क्वेश्चन आए तो जरूर रखिएगा हेलो। और व्हाट्सएप कीजिएगा। कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। थैंक यू।